आज इधर हम लोग कल थे हीट चैप्टर पे ना, हीट एंड टेम्परेचर। आज इधर हम लोग दोस्त मेरे क्या पढ़े हैं कि कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, याद कीजिए कि जल का आयतन कितने डिग्री सी पर अधिकतम था? 4 डिग्री सी पर। कितना डिग्री सी पर आयतन न्यूनतम था? आयतन और इधर क्या था? ताप। आयतन कितना डिग्री सी पर न्यूनतम था? 4 डिग्री। और घनत्व कितना पर महत्तम था? कितना पर? 4 डिग्री सी पर घनत्व क्या था? क्या था? महत्तम था। घनत्व 4 डिग्री सी पर क्या था? महत्तम था। ध्यान देना, आयतन कितना डिग्री सी पर न्यूनतम? 4 डिग्री। और घनत्व कितना डिग्री सी पर महत्तम? 4 डिग्री। डिग्री सी पर ना, तो लड़का को जैसे मिलता है H2O का अधिकतम घनत्व कहता है 4 डिग्री फahrenheit। आंसर ये मामला हो जाता है चला गड़बड़, क्योंकि यहाँ फ़ारेनहाइट है और यहाँ क्या है? डिग्री सी। अब 4 डिग्री घनत्व तो महत्तम होता है, अधिकतम होता है 4 डिग्री सी पर, लेकिन 4 डिग्री सी है। यहाँ ऑप्शन में क्या दे दिया? 4 डिग्री फahrenheit। तो आपको बदलना होगा। बदलने के लिए फॉर्मूला लगाना होगा 3 - 0 100 - 0 f - 32 बटा 212 - 32। यहाँ डिग्री सी की जगह पर 4 देना होगा। 4 - 0 है तो 4 है बटा 100 f - 32 बटा 180। 1 0 1 0 गया। बोलो रे 18 × 72 बराबर कितना आ जाएगा? 39.2 डिग्री फahrenheit। आंसर ये होगा ना कि ये होगा। समझ में आया कि नहीं? जल्दी से लिख। हटा के मारिएगा तो कितना डिग्री से मार लीजिएगा? 4 डिग्री से। हो गया एकदम आराम से। 99% बच्चे इसमें गलत करते हैं। 4 डिग्री देखते हैं, नहीं है डिग्री सी नहीं देखते हैं, मार देते हैं आंसर। पढ़े पढ़े इसको सॉल्व कीजिएगा। आ रहा है ना इतना? 39.2। अगला पर चलते हैं। यदि जल को 10 से 0 तक ठंडा किया जा रहा है तो आयतन घनत्व दोनों की बात कर रहा है। कल हम पढ़ाए थे, आपको याद है कि कितना डिग्री सी? इधर आयतन है कि घनत्व है? अगर ऐसा लेंगे तो कितना डिग्री सी? इधर आयतन है कि घनत्व है? हाँ तो भैया कितना से कितना कर रहा है? 0 से कितना? 10। 0 डिग्री सी है, 0 डिग्री सी है। 0 से कितना कर रहा है? 10 डिग्री सी। बताओ क्या होगा? 0 से 10 कर रहा है। 10 से 0 कर रहा है तो पहले घटेगा फिर बढ़ेगा आयतन। जल का आयतन 4 डिग्री सी तक कम होगा फिर बढ़ेगा। 10 से 0 कर, इधर से बढ़ना है तो 4 तक पहले कम होगा और फिर बढ़ेगा। सही है कि गलत? यही मानना है। अगला देख लो, जल का घनत्व लगातार बढ़ेगा और 4 डिग्री सी पर अधिकतम हो जाएगा। 10 से जब करेंगे तो लगातार बढ़ेगा और 4 डिग्री सी पर अधिकतम हो जाएगा। अयोध्या जल का घनत्व लगातार घटेगा। घनत्व घटेगा रे। 10 से 0 जा रहा है, 0 से 10 नहीं आ रहा है। 10 से 0 लगातार बढ़ेगा कि घटेगा? पर जल का घनत्व लगातार घटेगा। 10 से 0 की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा ना। ये गलत है। जल का घनत्व 4 डिग्री सी पर घटेगा फिर बढ़ेगा। 4 डिग्री सी पर घनत्व घट रहा है कि बढ़ रहा है? ये तो गलत है। अब कुछ लोगों को इस पे डाउट होगा कि जल का घनत्व लगातार 4 डिग्री सी पर लगातार बढ़ेगा और 4 डिग्री सी पर अधिकतम हो जाएगा। ये आधे है। ये कह रहा है 10 से 4 तक लगातार बढ़ेगा, 4 पर अधिकतम होगा। ये आधे आंसर है। हमको जाना 10 से कहां तक है? 0 तक। तो 10 से 0 तक देखो ही जाएगा। जल का आयतन 4 डिग्री सी तक 10 से 0 आ रहे हैं। 4 डिग्री सी तक क्या होगा? कम और फिर बढ़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है? अरे आश्चर्य भरी निगाहों से क्यों देख रहा है? हमको हम थोड़ा हर जगह से बचाने के जुगाड़ में है कि जहां जाकर तुम नहीं फंसोगे तो बच जाओगे। नहीं फंसोगे कैसे? तो बहुत लोगों को ये स्टेटमेंट भी सही लगेगा, ये भी सही लगेगा। हमको क्वेश्चन करा 10 से कहां तक जाने की? हमको 10 से 0 आना पड़ेगा। जो आंसर 10 से 0 आएगा वही उत्तर हो जाएगा। आप देखिए ये कह जल का घनत्व लगातार बढ़ेगा, बहुत बढ़िया बात है। 10 से 4 तक लगातार बढ़ेगा, 4 डिग्री सी पर अधिकतम हो जाएगा। लेकिन ये 0 तक गया कहां? क्वेश्चन तो 10 से 0 का रहा। बोलिए आई कह रहा जल का आयतन 4 डिग्री सी तक कम होगा, बहुत बढ़िया कम होगा और फिर बढ़ेगा। ठीक है, तो जो घटेगा बढ़ेगा डायरेक्ट मार देते हैं उससे क्वेश्चन बनेगा नहीं। और जो डायरेक्ट आप 4 डिग्री से मार देते हैं उससे भी क्वेश्चन आपका बनेगा नहीं। मामला हो जाएगा गड़बड़। अगला आप देखो क्वेश्चन मजा आया? समझते हैं? अगर आप कंटेंट कवर होंगे तो समझ में आया होगा। अब देखो मेरे, ये आपका नया थ्योरी है। जो बच्चे जुड़े हैं यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। ये आपका नीचे है दिल्ली और अधिकतर हम क्वेश्चन बताते हैं। एक बार बढ़िया से देखो। शिमला, यहाँ का तापमान मान लेते हैं T1 है और यहाँ का तापमान क्वथनांक क्या है? T2। आप एकदम क्लियर सेट रखिए कि नीचे से ऊपर जाने पर ताप का मान जो है घटता है और ताप जब घटेगा ना तो क्वथनांक भी घटेगा और क्वथनांक घटेगा मतलब जल्दी वाष्पीकृत होगा, अर्थात वाष्पन की दर कम बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। हमने कहा नीचे से ऊपर जाने पर दाब घटता तो क्वथनांक भी क्या होता है? घटता। क्वथनांक घटता मतलब नीचे अगर 100 डिग्री पर पानी खोलेगा तो 60 पर खोलेगा, 60 पर खोलेगा जल्दी वाष्पीकृत होगा, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। यानी यहाँ अगर 100 डिग्री सी पर खोलेगा तो यहाँ 100 डिग्री सी से पर खोलेगा। बोलो हाँ, एक मिनट अच्छे से समझ लो। हमने कहा कि नीचे से ऊपर जाने पर आपको ये पता है ना कि नीचे से ऊपर जाने पर समुद्र तल से ऊपर जाने पर दाब घटता है कि बढ़ता है? घटता है। जब दाब घटेगा तो क्वथनांक भी घटेगा। क्वथनांक घटेगा मतलब यहाँ अगर 100 डिग्री सी पर दिल्ली में पानी खोलेगा तो यहाँ कितना पर खोलेगा? 100 से कम पर खोलेगा। अगर यहाँ T1 है और यहाँ T2 है तो T1 बड़ा होगा और T2 क्या होगा? छोटा। जल्दी से
क्या एकदम आराम से चला, सीखने के दृष्टिकोण से भी हम लिए पता चला खूब किया 10 दिन 10 कक्षा सीखे कुछ नहीं, फिर बच्चा मेरे पास आएगा, फिर बुलाएंगे तो मैं आएगा, फिर बढ़िया से सिखा देंगे, फिर बुलाएंगे, फिर आएगा, फिर पढ़ेगा। पढ़े आपके जीवन में चला कम से कम 100 फैक्ट हम डाल देंगे साइंस के जो आपको बहुत मजबूत बनाए। हो गया? अब बताओ नीचे दिल्ली है कि नीचे शिमला है? हम लोग कहते हैं पहाड़ों पर चलो शिमला मनाली, कभी कहते हैं पहाड़ों पर चलो दिल्ली, क्योंकि शिमला कहाँ है? पहाड़ पर। तो नीचे ऊपर जाने पर दाब घटता है तो पत्थर क्या होता है? घटता है। वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, जल्दी वाष्पीकृत होगा धीरे धीरे। यहाँ अगर पानी 100 पर खोलेगा तो यहाँ कितना पर? 100 से कम। क्लियर? एक चीज ध्यान रखना दोस्त मेरे, पढ़ाते पढ़ाते कहाँ ही कहते हैं वाष्पीकरण कभी पानी का किए हो? नहीं किए हो? वाष्पीकरण हर एक ताप पर होता है। पानी को कुछ मत करो, चढ़ा दो, तनी आग दो, ताप बन के उड़ना शुरू हो जाएगा। बोलो हाँ, वाष्पीकरण हर एक ताप पर की एक ताप पर, वाष्पीकरण हर एक ताप पर। बोलो हाँ, वाष्पीकरण एक ताप पर की हर एक ताप पर। अब बताओ गर्मी में ज्यादा ना होगा तो वातावरण पर निर्भर करता है कि नहीं करता है? हाँ, क्षेत्रफल थाली में ले लो, लोटा में ले लो, ज्यादा वाष्पीकरण कहाँ होगा? थाली में। तो भैया वाष्पीकरण क्षेत्रफल पर निर्भर, वाष्पीकरण क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। थाली में ज्यादा होगा कि कम करता है? आप क्वथनांक का नाम सुने हो? जैसे देखो जल का क्वथनांक कितना डिग्री सी? 100 डिग्री सी। हर एक ताप पर होता है कि ये निश्चित ताप होता है? हाँ, क्वथनांक का मतलब होता है खोलना, क्वथनांक का मतलब खोलना, ये निश्चित ताप होता है। जैसे जल का 100 डिग्री सी, जैसे टंगस्टन का 33 80 डिग्री सी। लेकिन बताओ किसी का वाष्पीकरण बिंदु आप जानते हैं? क्योंकि वो भी नहीं करता, वो हर एक ताप पर होता है। जल्दी लीजिए। हो गया? वाह, समझ में आया कि नहीं? वाष्पीकरण एक ताप पर की हर एक ताप पर। बहुत बढ़िया बात। क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, वातावरण पर निर्भर करेगा, क्वथनांक निश्चित ताप पर की हर एक ताप पर, निश्चित ताप पर। बहुत बढ़िया। अब यहाँ देख लीजिए क्या है। यदि दिल्ली T1 है, ये देखिए दिल्ली क्या है? T1। शिमला का क्वथनांक और T2 शिमला का पानी का क्वथनांक है। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा? T1 बड़ा कि T2 बड़ा? T1 100 डिग्री सी अगर यहाँ होगा तो 100 से कम यहाँ होगा। T2 छोटा। आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा? T पर बोल ना। अगले में चलें। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये है। वह ताप, क्वेश्चन चला अजीबोगरीब चीज दिया था 2014 में। क्वेश्चन था वह ताप जिस पर वायु के दिए गए आयतन में वास्तव में उपस्थित वाष्प द्वारा यह वायु संतृप्त हो जाती है, इसी को कहते हैं ओस बिंदु। अब देखो क्या है? वह ताप जिस पर वायु के दिए गए आयतन में वास्तव में उपस्थित वाष्प द्वारा वायु संतृप्त हो जाती है, अर्थात वायु द्रव में बदल जाती है। वायु कितना बदल जाती है? अभी देखो, जब वातावरण की वायु ठंडे के मौसम में ठंडा होकर पानी का रूप ले लेती है, इसी को हम क्या कहते हैं? ओस। अच्छा, अभी ओस बनता है क्योंकि अभी ठंडापन नहीं है। जब उस टाइम ठंडा रहता है, वायु का जो मॉइस्चर रहता है उसको वो ठंडा करके पानी में बदल देता है, तो वही क्या बन जाता है? ओस। और उसी बिंदु को कौन बिंदु कहते हैं? ओस बिंदु। कहता है वह ताप जिस पर वायु के दिए गए आयतन, मान लो वायु का इतना आयतन तुमको मिल गया इतना, ठीक है, में वास्तव में उपस्थित वाष्प, एकरा में जो वाष्प है, वाष्प किसको कहते हैं? जब जल गैस अवस्था में होता है तो उसको क्या कहते हैं? वाष्प। एकरा में जो वाष्प द्वारा यह संतृप्त हो जाता है, संतृप्त होना मतलब स्थायी होना। और वाष्प कब होगा? वो द्रव बनेगा। वाष्प स्थायी कब होगा? जब वो द्रव आएगा। तो यह बिंदु कौन बिंदु कहलाता है? सिंपल है, ये जो वायु है, अब वायु में जो वाष्प और वायु में क्या अंतर है? वायु हवा है और वाष्प जल को बूंदों में तोड़कर जो बनता है वो वाष्प है। तब ये वायु को वाष्प कहते हैं। अभी अगर पानी का फव्वारा का आने लगे गरम गरम, हम लोग क्या कहते हैं? वाष्प है। तो वायु के कण इसमें जो ये वाष्प है, वायु के कण खींचेगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो वाष्प है, ये जो वाष्प है, ये क्या है दोस्त मेरे? वाष्प है। क्या है? ये वाष्प जो है उपस्थित वाष्प द्वारा वायु संतृप्त होता है। वायु संतृप्त, संतृप्त होना मतलब वाष्प का किसमें बदल जाना? वाष्प का किसमें बदल जाना? द्रव में। वाष्प का द्रव में बदलने से क्या बन जाएगा? ठोस बन जाएगा। वाष्प जब द्रव में बदलेगा तो ये क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। रे आप पानी को क्या कहते हैं? ओस। और इस बिंदु को कौन बिंदु कहते हैं? ओस। जल्दी से लिखिए। जब वायु संतृप्त हो जाएगा तो क्या होगा? जब वाष्प किसमें बदल जाएगा? द्रव में। वाष्प से द्रव में बदल जाएगा, इसी बिंदु को कौन बिंदु कहते हैं? ओस। एक बार मेरी तस्वीर लाइए, आएगा दोस्त, वो भी आएगा। हो गया? हम एग्जाम से पहले हर वो चीज पढ़ा देंगे जिसके कारण मेरे ऊपर कोई इल्जाम तो लड़का कहेगा रियल राजा बना दे, क्वेश्चन बनाना होगा। हो गया? लड़का चला 2 मिनट में लगता है उसको बनाने में। बाद में हम कह रहे हैं कि हम रिस्क लिए हैं, मेरा कर्तव्य है कि हम उसको पढ़ा दें। नहीं पढ़ाएं तो पूरा कर्तव्य हमारा कीजिए।
मैं काम रिस्क हम इको आते भैया तुम जानो जहाँ पढ़ना पढ़ो, हम ये पढ़ाएंगे, अगर पैसा लेंगे ये पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे। हम तो बच्चा तो ये कह रहे हैं कि तुम्हारा सारा जिम्मेवारी साइंस के हमारा है, पैसे होगा ये तुम्हारे बच्चा लोग सब के आगे हमारा नाम लिख दो, जहाँ तक परीक्षा पहले पढ़ा देंगे, हमें दूसरा चीज पढ़ना है उन्हें पढ़ो। जैसे पूरा साइंस में लगता है ना कि यही हमारा बच्चा है, वो टॉपिक लिखो, नाम हमारा आगे नंबर लिख देना, लगता है पीरियोडिक टेबल कैसे होगा हमारा नाम लिख देना, आगे आएगा, ठीक ना। बाकी दोस्तों सब्जेक्ट पढ़ो, बाकी टेंशन खराब है छोड़ दो, जो बनता है उसको बनाओ, बाकी तो छोड़ दो। अगला देखो, ये भी क्वेश्चन बड़ा सुंदर है, हमको लगता है रेलवे का पूछा गया अभी तक का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। अभी क्या कहता है, ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम है। ऊष्मागतिकी का क्या है? शून्यवान नियम है। आप कहेगा ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम क्या है? मेरे दोस्त बार बार कहते हैं क्वेश्चन को बना लेना, क्वेश्चन को टाइम से सही बना लेना, दोनों में अंतर है। तुम क्वेश्चन को बना लोगे तो नौकरी नहीं होना है, क्वेश्चन टाइम से सही बना लो नौकरी हो जाएगी। कहते हैं ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम कब जानता है? अगर ए का ताप किसके बराबर हो? बी के ताप, और बी का ताप टी के ताप पर, तो ए का ताप टी के ताप के बराबर है। इसमें कुछ एनालाइजेशन है जिसको समझिएगा। तो ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम किसके बारे में बताता है? ताप का। इसमें कितने लोग, कितनी निकाय है, कितना सिस्टम है? ए बी सी नहीं है, ये एक सिस्टम है। ये भी नहीं है, क्या है? एक सिस्टम है, एक मशीन है कि अगर ए मशीन का ताप बी मशीन के बराबर, बी मशीन का ताप सी मशीन के बराबर, तो ए और सी का ताप बराबर। जैसे मेरे 5%, इसके पास भी 5%, मेरा पैसा इसका पैसा बराबर, इसके पास भी 5%, इसका पैसा इसके पैसा के बराबर, इसका पैसा इसके पैसा के बराबर, इसके पैसा के बराबर, ये दोनों का पैसा बराबर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। इसका पैसा 5%, इसका 5%, इसका पैसा इसके पैसा के बराबर, इसका पैसा इसके पैसा के बराबर, इसका पैसा इसके पैसा के बराबर होगा। वही तो पर ए का ताप बी के ताप के बराबर, बी का ताप सी के ताप के बराबर, ए का ताप सी के ताप के बराबर। लेकिन मामला ये पता क्या है कि ये एग्जाम के सिलेक्शन का नहीं, रिजेक्शन के लिए होता है। आपको छांटने का एक बुद्धि लगाएगा। कितने सिस्टम है? एक, दो, तीन, कितने सिस्टम? 3 सिस्टम है। सिस्टम को हम लोग निकाय कहते हैं इंग्लिश मीडियम वाले। इसमें कितने सिस्टम है? कितने सिस्टम है? और हम ये कह सकते हैं, देखो शून्यवान नियम को पढ़ना और क्वेश्चन के लिए पढ़ना दोनों अलग अलग बात है। कितने सिस्टम है इसमें? और हम ये कह सकते हैं एक होता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का नाम सुने हो? नहीं, इक्विलिब्रियम का मतलब है समतुल्य। समझे? समतुल्य का इक्विलिब्रियम का मतलब होता है दोनों तरफ बराबर, दोनों तरफ बराबर। इसको कह सकते हैं ये तापीय साम्य। इक्विलिब्रियम का मतलब साम्य, इक्विवेलेंट का मतलब होता है समतुल्य, इक्विवेलेंट का मतलब समतुल्य, इक्विलिब्रियम का मतलब साम्य। हम ये कह सकते हैं यह ताप के साम्यावस्था को दर्शाता है। साम्यावस्था मतलब इक्विलिब्रियम को दर्शाता है। आप ये समझे नहीं? इक्विलिब्रियम का मतलब समान, इक्विलिब्रियम का मतलब समान, साम्यावस्था का मतलब होता है समान। बताओ ये साम्यावस्था को दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा? मेरा पैसा इसके पैसा के बराबर, इसका पैसा उसके पैसा के बराबर, हम लोग आपस में साम्यावस्था हुए कि नहीं हुए? तो कहेगा ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम किस अवस्था को बताता है? साम्यावस्था को। किसके बारे में बताता है? ताप के साम्यावस्था। कितने निकाय है? 3। क्लियर है? इसको लिखो। जल्दी लिख। जहाँ गैप दिया उसका भी उपयोग कीजिए। चला एक आपको क्लास बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत है ना? पक्का ना? हाँ रेगुलर रहते हैं। इतना उससे 4 लाख का चला नहीं लगता है, मतलब कुछ कुछ टिकट दिया तो पढ़ा रहे हैं। प्रॉपर कंटेंट जो हमारे लिए जरूरी है वही पढ़ा, ताकि तुमको लगे हर क्लास में ले उपयोगी। हो गया? अब आ जाओ दोस्तों, कितने सिस्टम होंगे? कितने? सब एक दूसरे से साम्यावस्था में होगा। बहुत बढ़िया बात। ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम यह बताता है 2 प्रणालियां, अब देखो इसमें झोल है, 2 प्रणाली तीसरे के साथ इक्विलिब्रियम है। जैसे मैं और ये, तब तुम अगर कहें तो हम दोनों तुम्हारे लिए हैं। जैसे आप हमको कहते मेरे मम्मी पापा कि माँ और पिता 2 बेटा, अगर वो दोनों है तो हम हैं। अगर ये ए बी के बराबर बी सी के बराबर है तो, अर्थात अगर ये दोनों है, ये 2 है, तब तीसरा है। हाँ कि ना? मम्मी पापा हैं तो हम हैं, हाँ कि ना? वो दोनों हैं तब तीसरा है। कहते हैं आप पढ़िएगा, तो ऊष्मागतिकी प्रणालियां सदैव एक दूसरे के साथ ऊष्मीय संतुलन में, गड़बड़ कर दिया, तो एक दूसरे के साथ ऊष्मीय संतुलन में है, इसी कारण तीसरा भी है। इसे गड़बड़ हुआ कि सही हुआ? यदि 2 प्रणालियां ऊष्मा संतुलन में हो तो तीसरी प्रणाली भी ऊष्मा संतुलन में रहेगी। अगला भी पढ़ते हैं, इसे नहीं करो। फिर कहता है यदि 2 प्रणालियां तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मीय संतुलन में नहीं है, गया बुरा में, यदि 2 प्रणालियां तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मीय संतुलन में हो तो वो एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में होगी। जब ये 2 प्रणालियां आपस में ऊष्मीय संतुलन में हो तो तीसरी तब एक दूसरे के साथ ऊष्मीय संतुलन में हो। कौन होगा? ज्यादा एप्रोप्रिएट कौन लग रहा है आपको? डी। जब 2 प्रणालियां यहाँ तीसरी प्रणाली का जिक्र किया है, यहाँ तीसरी प्रणाली का जिक्र किया है,
जब दो प्रणालियां उसमें संतुलन में, तीसरी प्रणाली भी उसमें संतुलन में रहेगी नहीं। जब दो प्रणालियां तीसरी प्रणाली के साथ उसमें संतुलन में हो तो वे एक दूसरे के साथ उसमें संतुलन में हो। आंसर बता, ए की बी सी डी एक दूसरे के साथ में हो। हम, मेरे मम्मी, मेरे पापा एक दूसरे के साथ में संतुलित हैं या अकेले अकेले संतुलित हैं? व्हाट इज आंसर? डी फॉर डॉग ना। आपको नहीं लग रहा अधिकतर बच्चा यहाँ भटक जाएगा? आप पिछले क्वेश्चन में आपको नहीं लग रहा था अधिकतर बच्चा 4 डिग्री फ़ारेनहाइट मार देगा? बोलेंगे सबसे चला तरफ बचाना है अगला, लेकिन जब नौकरी हो जाएगा ना कहेगा क्या जाऊँ, क्या पढ़ाएगा, पढ़ाने आता है? आप पगला है जी। कौन कौन कंप्लीट करेगा? हम कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। हमारे तुम्हारे जीवन में कोई योगदान नहीं है, हम मानते हैं, लेकिन तू तेरे में समझने की कैपेसिटी है, इसलिए हमें फटाफट सीख पा रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि साफ फेल में 1% कम करिए देंगे, थोड़ा सा लास्ट में मनवा लेंगे कि हाँ गुरुजी हमरा 5 क्वेश्चन ज्यादा बना इसलिए मेरा काम हुआ। अब गौर फरमाना, एक बात बताओ, तुम बताओगे? अब मान लो ये बर्फ है, बर्फ है, बोलेंगे एक पिघला देते हैं, पिघला देंगे तो हाइट घटेगा कि बढ़ेगा? एकरा में अभी कौन ऊर्जा होगा? हाइट है, एकरा में कौन ऊर्जा होगा? स्थिति ऊर्जा। और बताओ अगर ये पानी है, एकरा हम खोला देते हैं, खोला के नीचे जाएगा कि खोला के ऊपर जाएगा? तो कौन ऊर्जा होगा? गतिज ऊर्जा। ऊपर जाने के कारण कौन ऊर्जा होगा? पोटेंशियल। हाइट के कारण इसमें कौन ऊर्जा होगा? पोटेंशियल। हमेशा ध्यान रखना, ज्वलन और क्वथन में चल रहा है, खोल रहा है, किस ऊर्जा की भागीदारी होती है? स्थिति ऊर्जा की। लिख लो एक लाइन, ज्वलन एंड क्वथन। क्वथन मतलब खोलना में पोटेंशियल एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी भी होता है खोलने में, लेकिन वो बहुत कम होता है, भागीदारी होती है ज्वलन और क्वथन में। लड़का लिखता है पागल कई प्रकार के होते हैं, आपके जैसे पागल की जरूरत है सभी। आई आल्सो वांट टू बी अ पागल लाइक यू। वाह क्या बात है। लेकिन पागल बनने के लिए मेहनत करना होगा, और अगर मेहनत करना है, चला सब कभी पगला है तो पहले तो अपने जीवन में आगे बढ़ना। पगला है कि मतलब एक नंगे घूमने लगना। अब देखो, ज्वलन एवं क्वथन में पदार्थ के अणुओं की कौन सी ऊर्जा होती है? कौन ऊर्जा? सही है, ज्वलन एवं क्वथन में कौन सी ऊर्जा होती है? कौन ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। एक बात बताओ, हमने क्या सीखा है कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर। हम लोग सीखे हैं ना, क्या सीखे हैं कि अगर हाइट रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी, वेग रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी। हाइट रहेगा तो क्या? पोटेंशियल एनर्जी। अब वेग रहेगा तो क्या? काइनेटिक एनर्जी। ये हम लोग सीखे हैं कि नहीं? हाइट रहेगा तो कौन ऊर्जा? पोटेंशियल एनर्जी। वेग रहेगा तो कौन ऊर्जा? काइनेटिक एनर्जी। बोला हाँ। एक बात बताइए चला जी, कि अगर क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से समझना, कि हाइट रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी, वेग रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी। बोलो एक बात बताइए, आपके घर में ध्यान दीजिएगा, नमक है 100 बोरा, कितना बोरा? चीनी है 5 दाना, 5 दाना। आपको कहेगा आपके घर में क्या है? एक ऑप्शन नमक, एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन चीनी। क्या मारिएगा? तो ये को चुनना है। नमक चीनी दोनों के ऑप्शन में रहेगा, तैयो चूंकि 500 बोरा अब 5 दाना है, तो नमक मारिएगा कि चीनी मारिए? क्योंकि चीनी निग्लिजिबल राशि, निग्लिजिबल परिमाण में। पता नहीं बुझा रहा है, नहीं बुझा रहा है। देखो बढ़िया समझना, अगर हम हेलीकॉप्टर की बात करें, एक चलते हेलीकॉप्टर, हाइट है कि नहीं है? पोटेंशियल एनर्जी है, गति भी है ना, काइनेटिक एनर्जी भी है। बोलो हाँ। लेकिन दोस्त मेरे, अगर चलते हेलीकॉप्टर में पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दोनों ना, अगर मैं कहूं चलती गोली, हम गोली चला रहे हैं, अब बताओ हमारा क्या होगा? तुम कहोगे हाइट भी है और गति भी है, हम कहेंगे नहीं बाबू, तो कर गति की तुलना में हाइट काफी निग्लिजिबल है, बोलेंगे इसलिए इसमें केवल और केवल कौन एनर्जी है? अगर तुमको कहेगा भंडारित पानी, जैसे दोस्त होता क्या ना, पता नहीं चलता रिजल्ट मेरा क्यों नहीं हुआ, दूसरे का क्यों हो गया। इसका रीजन है, बच्चों को लगता है पढ़ने से रिजल्ट होता है। सच पूछिए तो पढ़ने से रिजल्ट होता है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने से रिजल्ट होता है, अपनी सारी कमियों को दूर करके रिजल्ट होता है, और तब जाके आपका काम होता है। अगर हम कहते हैं भंडारित पानी, एकरा में दोस्त मेरे पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन अगर हम कहते हैं बहता पानी, तो लड़का कहेगा अपना में तो हाइट भी है सर। आप कहिएगा 100 रुपए में हाइट भी तो है, पानी बह रहा हाइट भी तो है, वही वो बात हो गया, ये 5000 बोरा नमक है, 5 दाना चीनी है। बोलिए एक्चुअल आंसर इसका क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी की पोटेंशियल एनर्जी। अब दोस्त बच्चा क्या करता है? भंडारित पानी पूछे कि बहता पानी पूछे, याद है पानी होगा ना, पोटेंशियल एनर्जी मार दे, मार के क्या कर लेता है? गड़बड़ा देता है। दोस्त मेरे इसका प्रॉपर वे में आप ध्यान रखिएगा कि अगर पोटेंशियल, यहाँ देखो पोटेंशियल एनर्जी दोनों जगह निग्लिजिबल है, इसलिए उसको जीरो मान लेते हैं, और अगर दोनों ऑप्शन रहेगा भी तब भी क्या मानेंगे? काइनेटिक एनर्जी। पानी में भंडारित पानी क्या पोटेंशियल एनर्जी, आप बहता पानी काइनेटिक। जल्दी लीजिए, इंटर आईटीआई साथ में किया, ठीक है काम कर लिया। इंटर आईटीआई साथ में क्या सिर्फ आईटीआई की डिग्री लगा,
बोले तो पानी जब वाष्प बनेगा आपको कहेगा क्वथन। क्वथन का मतलब वाष्पीकरण नहीं है, पीछे अभी जस्ट पढ़ाए हम। क्वथन और वाष्पीकरण दोनों अलग अलग। क्या क्या कोई बैठा खड़ा है? हाँ बोलो। देगा ही नहीं, अभी बता देगा इनमें से कौन दूध देता है? आम, कटहल, लीची, अमरूद। तुमको दे देगा तब? अगर कोई बात है देगा वही ना, चला दे सकता है, चूस चाट नहीं करो। अरे चला जो सवाल बनेगा वही ना देगा, जो सवाल बन नहीं सकता वो दे। नॉर्मल चीजें जो है उसको पढ़िए ना। हम तरह पढ़ाएंगे, बताओ कि उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर में दोनों ऊर्जा। तुमको मान लीजिए हेलीकॉप्टर चल दिया, कहीं रुक गया, कहीं चला कहीं रुका, अब बताइए कौन ऊर्जा होगा? अरे दोस्त पढ़ने के लिए इतनी सारी चीजें हैं कि जबरदस्ती का एक्सपेरिमेंट नहीं करते। हो गया? फिर समझाते हैं हेलीकॉप्टर में हाइट भी है और गति भी है। एक बात बताओ, क्या हेलीकॉप्टर का हाइट निग्लिजिबल है? क्या हेलीकॉप्टर की गति निग्लिजिबल है? लेकिन बताओ चलती हुई गोली में हाइट तो निग्लिजिबल है, क्योंकि गति गोली की इतनी ज्यादा होती है और हाइट इतना कम होता है। बहुत होगा तो मनुष्य चलाएगा, आदमी 3 फीट पे गोली चलाएगा, 3.5 फीट पे गोली चलाएगा, ऐसे चलाएगा तब 5 फीट पे चलाएगा। ऐसे कौन चलाता? पहले होगा मारेगा, चल जाएगा मनुष्य बोरा। इसलिए यहाँ चलती हुई गोली में पोटेंशियल एनर्जी को निग्लिजिबल मानेंगे और बहते हुए पानी में पोटेंशियल एनर्जी को क्या मानेंगे? लेकिन भंडारित पानी में क्या होगा? पोटेंशियल उसमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं। लेकिन भंडारित पानी, क्वेश्चन पूछा है आपका, एनसीईआरटी का सवाल है, भंडारित पानी जब चल दिया तो इसका पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाता है। अगर ये बांध है और बांध में भंडारित पानी है तो लड़का मास्टर साहब, बांध मतलब पोटेंशियल है, लेकिन जब स्टॉक के माध्यम से जाता है तो यही पोटेंशियल एनर्जी कितना बदल जाता है। लिख लो एक लाइन लिख लो, लिखा है बांध में भंडारित पानी जब बाहर निकलता है, बांध में भंडारित पानी जब बाहर निकलता है तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो स्थितिज ऊर्जा बदल जाती है, गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है? क्लियर है? अगला बताओ, इसको कम कर देगा। ऊनी कपड़ा शरीर को गर्म रखता है क्योंकि वो गर्मी देता है कि लेता है? देता है। ऊनी कपड़ा अगर आप पहनते हैं ना दोस्त, ऑप्शन ए जो ताला लगाया जाए। आशीष इज द रॉन्ग आंसर। अरे मैं तो जीत जाता यार। होता मतलब क्या है भाई साहब? मौका अभी भी आपके हाथ में है। माउंटेन ड्यू की बोतल आइए, QR कोड स्कैन कीजिए, सवाल का जवाब दीजिए और बस हॉट सीट पर आने का हर रोज एक मौका पाइए। माउंटेन ड्यू स्पेशल एंट्री पैक, डर के आगे जीत है।